हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं CMAD का क्लास नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन साइट ऑर्गेनाइजेशन या फिर निर्माण स्थल प्रबंधन इस चैप्टर के और इसके अलावा निर्माण श्रमिक, इन दो चैप्टरों के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे पढ़ेंगे। और अब मैं रेगुलर आपके लिए इसके ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, क्योंकि ड्राइंग और जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है उसके MCQs में करा चुका हूँ और मैं वन लाइनर स्टार्ट करने वाला हूँ उसके। तो अब हम पूरा फोकस CMAD और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पर करेंगे। देखिए, मैं आपके अधिकतर क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करता हूँ, आपकी बुक से, जो भी सिलेबस में है, या फिर उसके अलावा मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे मुझे जो एक्सपीरियंस रहा आज तक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के साथ, तो उनसे मैं खुद से फ्रेम करता हूँ। और आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें ना जाए इसका ध्यान रखने के लिए सब चीज़ खुद से बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं जल्दी ही इसको बहुत जल्दी इजीली वाइंड अप कर दूंगा, आप परेशान ना हो इसके लिए, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए टेलीग्राम ग्रुप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप में क्या है कि हम हर चीज़ इंप्लाई नहीं कर सकते और कई स्टूडेंट के साथ प्राइवेसी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो इस कारण से टेलीग्राम चैनल पे हम शिफ्ट हुए हैं। आपके लिए वन टाइम प्रोसेस है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ऐड हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पा रहे हैं वो किसी भी एडमिन को पर्सनली मैसेज कर दें, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अपने टेलीग्राम ऐप को अपडेट कर लीजिए, आपको आसानी से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं वीडियो पे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, स्थल प्रबंधन के लिए स्थल अभियंता के पास निम्न प्रपत्र होने चाहिए। फॉर साइट मैनेजमेंट द साइट इंजीनियर शुड हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो एक साइट इंजीनियर होता है, जो साइट पर काम करता है, जो साइट पर सारी चीज़ों को देखता है, एग्जैक्टली साइट पर जो प्रेजेंट रहता है हर समय, उसके पास कौन कौन से फॉर्म्स या कौन कौन सी डिटेल्स हर समय होनी चाहिए। तो जो पहली डिटेल इन्होंने ऑप्शन में दे रखी है वो है स्थल प्लान यानी कि साइट प्लान, दूसरा है भवन प्लान या बिल्डिंग वर्क, तीसरा है निर्माण विशिष्टियाँ या फिर कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन। देखिए, तीन चीज़ क्या होती हैं। साइट प्लान मतलब आपकी जो साइट है उसका टोटल लेआउट क्या है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से लेआउट्स में फाउंडेशंस खोदी जा चुकी हैं, ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें उसमें होती हैं वो साइट प्लान में होती हैं। बिल्डिंग वर्क्स, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर कौन सा बनना है, उसका लेआउट क्या है, डिज़ाइन क्या है, वो पूरा। तीसरा कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन, मतलब निर्माण के दौरान प्रयोग होने वाली वस्तुओं की विशिष्टियाँ, उनकी स्पेसिफिकेशन, साइज, अमाउंट, क्वांटिटी, वो सब। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर होगा या कोई साइट इंजीनियर होगा तो उसके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए परिसर, सामग्री भंडार, मशीनों एवं उपस्करों के लिए स्थान आदि कार्यों के लिए जगह निर्धारण के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर वर्कर्स, मटीरियल स्टोर्स, स्पेस फॉर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा एट द कंस्ट्रक्शन साइट कम अंडर, ठीक। अब इनमें से इन सब चीज़ों का जो मैंने अभी नाम लिया, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मटेरियल जो आपका निर्माण का सामान आ रहा है, लेबर, वर्कर, इनके लिए जो टोटल एक टेम्परेरी आप एक सुविधा बनाते हैं साइट के ऊपर या निर्माण स्थल के ऊपर, जो एक लोकल जगह बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जॉब प्लानिंग, साइट लेआउट, जॉब लेआउट या नन ऑफ द अबव, कार्य योजना, निर्माण विन्यास या जॉब विन्यास, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, जब हम इस टाइप की प्लानिंग करते हैं साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, ठीक है, और वो टेम्परेरी होती है, इसके साथ एक खास बात ध्यान रखिएगा कि वो टेम्परेरी होती है, ठीक, कुछ समय के लिए होती है जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं जॉब लेआउट या फिर जॉब विन्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जॉब विन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी निर्माण परियोजना के अंतर्गत जॉब विन्यास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द जॉब लेआउट विद इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो भी जॉब विन्यास या आपने लेआउट बनाया, एक टेम्परेरी सुविधा बनाई वहाँ पर काम करने के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। पहला, श्रमिकों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। अब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में, किसी दुर्गम इलाके में बना रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर बिल्कुल डिपेंड करेगी, लोग आसानी से वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, लेबर मिलेगी कहाँ से। मशीनों की उपलब्धता या अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन। देखिए फिर वही बात, आप किसी दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मशीन का खराब होना बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है मशीनों की मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी, अवेलेबिलिटी में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको जहाँ से उस मशीन को अरेंज करना पड़ेगा वहाँ से उस साइट तक ले जाना पड़ेगा, तो अवेलेबिलिटी का भी इशू होगा। तो ये भी फैक्टर जॉब विन्यास को प्रभावित करता है। तीसरा फैक्टर है परियोजना का प्रकार। अब देखिए, परियोजना अगर बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो उसका जॉब विन्यास भी बहुत बड़ा होगा, यानी कि जॉब लेआउट भी काफ़ी बड़ा होगा, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी कई इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ेगी, साइट इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण से उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी परियोजना किस टाइप की है, ठीक। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका जॉब लेआउट या जॉब विन्यास, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निर्माण स्थल पर सीमेंट के संग्रहण में बोरों को दीवारों से कम कितनी दूरी पर रखना चाहिए, ठीक। इन द स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट द कंस्ट्रक्शन साइट द सीमेंट बैग शुड बी केप्ट एटलीस्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने इससे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही पढ़ा होगा। जो दीवारें होती हैं, दीवारों के कारण हमें ये डर रहता है कि जो जहाँ हमने गोदाम बनाया उसके अंदर नमी ना आ जाए, ठीक है। अगर सीमेंट के बोरों में एक बार नमी लग गई तो सीमेंट बेकार है, फिर वो किसी काम का नहीं है, ठोस हो जाएगा। तो जो एक मिनिमम डिस्टेंस बोरी गई है, जितनी दूर आपको कम से कम वहाँ से रखना चाहिए अपने बोरों को, वो बताई गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब वॉल से सीमेंट के बोरों का जो आप पहला रैक लगाएंगे वो 30 सेंटीमीटर अंदर लगाएंगे, इतना गैप छोड़ देंगे एयरेशन के लिए, ताकि यहाँ पर हवा का प्रवाह बना रहे और किसी भी प्रकार की नमी के कारण ये बोरे खराब ना हो, सीमेंट खराब ना हो उसके अंदर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। एक ढेर में एक के ऊपर एक अधिकतम कितने सीमेंट के बोरे रखने चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीमेंट शैक्स दैट शुड बी प्लेस्ड वन अबव अनदर इन अ हीप, ठीक है। तो अब आप एक के ऊपर एक अगर ढेर लगा रहे हैं तो अधिकतम कितने बोरे रखने चाहिए? इसके जो मानक है वो है 15, ठीक। आप एक बार में 15 बोरों का स्टैक कर सकते हैं। कहीं कहीं आप इसका आंसर 12 भी देखेंगे, पर आयोग द्वारा 15 को सही आंसर माना गया, इसलिए मैं भी 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 अगर आपको ना मिले तो आप 12 लगा ले। इससे अधिक बोरे लगाने पर क्या होता है, जो सबसे निचला वाला बोरा होता है उसके फट जाने का डर रहता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि ये बोरा दबने लगता है नीचे को, ठीक है। तो सही आंसर है इसका 15। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, निम्न में श्रम अनुसूचन द्वारा किसका निर्धारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय लेबर शेड्यूलिंग, ठीक है। तो लेबर शेड्यूलिंग इनमें से किन चीज़ों का निर्धारण करती है? ठेकेदार को एक लेबर शेड्यूल दिया जाता है काम से पहले कि भैया तुम्हें काम करवाना है, ये रहा तुम्हारा लेबर शेड्यूल, इतने तारीख को ये काम पूरा होना है, इसमें इतने वर्करों की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका अरेंजमेंट करिए, और उनका भुगतान सब डिटेल उसमें होती है लेबर शेड्यूलिंग में, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है लेबर शेड्यूलिंग से? श्रमिकों का कार्य, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों का भुगतान या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये तीनों काम करता है। लेबर शेड्यूलिंग से आपको श्रमिकों को किस दिन कौन सा कार्य करवाना है उसकी डिटेल होती है, उसके लिए कितने श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी डिटेल होती है। इसके अलावा कितने लेबर को कितना पेमेंट करना है, कोई अगर स्किल्ड लेबर है तो उसको क्या पेमेंट करना है, अनस्किल्ड या अकुशल लेबर है तो उसको क्या पेमेंट करना है, उसका अलग अलग डिटेल होता है। तो श्रमिकों का भुगतान भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, निर्माण स्थल पर निर्माण श्रमिकों को किन वर्गों में बांटा गया है? इन विच क्लासेज आर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डिवाइडेड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लेबर काम करती है उनके वेजेस या उनके भत्ते या उनका वेतन अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग वेतन या कम या ज़्यादा वेतन कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है उनके काम की स्किल के, उनके कितने कुशल हैं वो अपने काम में, ठीक। तो पहला है कुशल अकुशल कामगार या स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, दूसरा है दैनिक श्रमिक या कैजुअल लेबर, तीसरा है नियमित कर्मचारी या रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो देखिए साइट पर ये तीनों तरीके के लोग होते हैं, ठीक। जो स्किल्ड होते हैं उनको कुछ ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उन्होंने उस काम की ट्रेनिंग ली है, सीख रखा है, या उनको समय का एक्सपीरियंस है वो आता है। जो अनस्किल्ड होते हैं उनको थोड़ा कम वेज मिलता है या कम वेतन मिलता है, ठीक है। पर एक चीज़ बता दूं, ये दैनिक श्रमिक और कुशल ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। दैनिक श्रमिक के अंदर ही आते हैं कुशल, इसके बाद आते हैं अर्धकुशल, ठीक, और इसके बाद आते हैं अकुशल, ठीक है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, बस इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक। कुशल अकुशल और अर्धकुशल, तो इनका वेजेस अलग अलग होता है, और इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जिस साइट पर बांटा जाता है लेबर्स को या कंस्ट्रक्शन साइट पर, वो इन सभी के हिसाब से बांटा जाता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रमिकों को मजदूरी के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ एवं सुविधाएं किसके अंतर्गत आते हैं? द बेनिफिट एंड फैसिलिटीज गिवन टू वर्कर्स इन एडिशन टू वेजेस कम अंडर, सामान्य मजदूरी, सुखकर मजदूरी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो एक लेबर किसी साइट पर काम करती है उसको जो मजदूरी दी जाती है उसका जो बेसिक मापदंड होता है वो होता है कि उसको सामान्य मजदूरी जो निर्धारित की गई है वो दी जाए, ठीक है। परंतु उसके बाद एक सुखकर मजदूरी, ये मजदूरी लिखा है यहाँ पे, मजदूरी या रियल वेजेस और दिए जाते हैं, जिसके अंदर उसको और सुविधाएं, जैसे कि उसको किसी प्रकार का बोनस, ठीक है, किसी प्रकार का चिकित्सा बीमा, किसी प्रकार के रहने की सुविधा, कुछ सुविधाएं इस तरीके की जो एक्स्ट्रा दी जाती हैं वो रियल वेजेस के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट एंड फैसिलिटीज गिवन टू वर्कर्स इन एडिशन टू वेजेस, ठीक है। मजदूरी के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ। देखिए जब भी आपसे कभी मजदूरी पूछे कि मजदूरी के अतिरिक्त मजदूरी में कौन से लाभ दिए जाते हैं, मजदूरी को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सामान्य मजदूरी या नॉमिनल वेजेस। पर आपसे मजदूरी के अतिरिक्त किसी दिए जाने वाले लाभ की बात करें तो वो सुखकर मजदूरी होगा, उसको रियल वेजेस कहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुखकर वेजेस या फिर रियल वेजेस, और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ जाए नॉर्मल तो आप ऊपर वाला लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भुगतान विधियों में से कौन सी अधिक प्रचलित एवं सरल है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मेथड इज मोर पॉपुलर एंड सिंपलर?
समय दर भुगतान विधि, कार्य दर भुगतान विधि, दोनों में से कोई नहीं। टाइम रेट पेमेंट, पीस रेट पेमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव। देखिए, जो भुगतान होता है साइट पर किसी लेबर का, वो जनरली दो तरीके से होता है। इसका क्या काम होता है, जो पहला वाला है समय दर भुगतान, इसमें आपको पर यूनिट, ठीक है, प्रति एकांक समय के लिए, अब वो एकांक समय कुछ भी हो सकता है, घंटा हो सकता है, ठीक, दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रति एकांक समय के लिए आपका वेतन निर्धारित होगा कि भैया तुम 1 घंटा काम करोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ठीक, तो दिन में 10 घंटा काम किया तो 5,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो वो प्रति एकांक समय के हिसाब से उसको समय के दर के हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है, ये होता है समय दर भुगतान। दूसरा होता है कार्य दर भुगतान। कार्य दर भुगतान क्या होता है कि जैसे मैंने 1 यूनिट काम मान लिया, मान लीजिए मुझे 100 मीटर स्क्वायर भूमि की खुदाई करवानी है, एक्सकेवेशन वर्क कराना है, तो मैं इसका रेट फिक्स कर दूंगा 5,000 रुपये, ठीक। अब आपको 100 मीटर स्क्वायर खोदना है, 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब वो काम आप चाहे 2 दिन में कर लो, चाहे 20 दिन में कर लो, तो वो होता है कार्य दर भुगतान। तो दोनों अलग अलग रेट ऑफ पेमेंट के तरीके हैं। ज़्यादा प्रचलित और ज़्यादा सिंपल जो है वो है समय दर भुगतान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समय दर भुगतान या टाइम रेट पेमेंट ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा ईजी है पेमेंट करना, और लोग प्रेफर भी करते हैं। देखिए, दोनों में एक बेसिक सा अंतर है। अगर आप किसी काम के लिए बाउंड कर दे रहे हैं, ठीक, तो लेबर हमेशा समय दर भुगतान से ही काम करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो 2 की जगह 3 दिन काम करेगा तो उसको तीसरे दिन का भी पैसा मिलेगा। पर कार्य दर भुगतान विधि के हिसाब से वो 30 दिन में भी काम कर ले तो भी उस एक काम का उसको पैसा उतना ही मिलेगा जितना निर्धारित है, वो काम को चाहे जब भी खत्म करे। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयर होता है, जो नौकरी देना चाहता है, वो चाहता है कार्य दर भुगतान विधि से हो, ताकि आप एक बार ठेका दे दें और उस काम को समय से पूरा कराना उसकी मजबूरी, क्योंकि लंबा खींचेगा तो उतना ज़्यादा पैसा तो उसको मिलना नहीं है। तो इसलिए कार्य दर भुगतान हमेशा प्रेफर किया जाता है जो नौकरी दे रहा होता है या एम्प्लॉयर द्वारा, और समय दर भुगतान प्रेफर किया जाता है हमेशा एम्प्लॉय द्वारा जो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इन 2 ऑप्शन में सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, समय दर भुगतान विधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, श्रमिकों एवं मालिकों के बीच कड़ी एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था को कहते हैं। द लिंक बिटवीन द वर्कर्स and the owners and the organization working to protect the interest of workers is called कार्मिक यूनियन, ट्रेड यूनियन, कार्मिक संघ, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेबर संघ, लेबर यूनियन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब कोई लेबर, कोई संख्या किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अकेले आदमी की बात तो कोई नहीं सुनता, ठीक है। आपका मालिक आपसे काफ़ी ऊपर है, फॉर एग्जांपल कहीं काम कर रहे हैं, तो जो ऊपर के टॉप एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके ओनर हैं, मालिक हैं, वो सीधे तो किसी एक आदमी की बात सुनेंगे नहीं। तो इस कारण से ट्रेड यूनियन या फिर जो कार्मिक यूनियन या कार्मिक संघ का एक ढांचा तैयार किया गया, जिसमें एक ग्रुप होता है, जिसे ग्रुप का एक लीडर होता है, और वो उस पूरे ट्रेड या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेबर होते हैं उन सब की तरफ से उनकी बात को रखता है। तो संख्या बल अधिक होने के कारण उनकी बात को सुना जाता है और इसको कानूनी अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार के लिंक या इस प्रकार के जो श्रमिक हितों की रक्षा करने वाली जो संस्था होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्मिक यूनियन, ट्रेड यूनियन, उसको कार्मिक संघ भी कहते हैं, लेबर संघ। ये तीनों नाम एक ही तरीके के हैं, बस अलग अलग जगह पे जो जो जैसा सही लगता है वैसा वो नाम यूज़ कर लिया जाता है। तो तीनों ही एक ही काम करते हैं, तीनों का मतलब भी एक ही है। तो इसको वैसे तो जनरल भाषा में ट्रेड यूनियन कहते हैं, पर आप ये समझें इसका आंसर तीनों है। अगर तीनों में से कोई भी एक नाम दिया होगा तो उस संस्था का नाम होगा जो श्रमिकों के हितों के लिए मालिकों से कुछ मांग करेगी और उनके बीच एक कड़ी की तरह काम करेगी कि उनको कनेक्ट करे एक मालिक से एक लेबर को, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, ट्रेड यूनियन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। मालिकों को श्रमिक के उत्पीड़न से रोकती है, मालिकों को श्रमिक सुविधाओं कार्य परिस्थितियों में सुधार करती, श्रमिकों की सुविधाओं समस्याओं कार्य परिस्थिति में सुधार करती है, श्रमिकों और मालिकों के बीच प्रभावकारी कड़ी का काम करती है, या उपरोक्त सभी। मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि डिटेल में क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे, बार बार एक एक्सप्लेनेशन नहीं करता मैं। अब आप देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा ट्रेड यूनियन निम्नलिखित कार्य तीनों होते हैं, ठीक है। सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया, ट्रेड यूनियन के गठन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बिल्कुल आपको एक यूनियन बनानी है तो आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7, बिल्कुल 7 से कम सदस्यों पे आप एक यूनियन नहीं बना सकते। और तीसरा, रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक। रजिस्ट्रार कार्यालय होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जाकर आपको यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पड़ती है, वो जमा करके एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बाद आपकी एक यूनियन बनती है, ठीक है। तो वो भी कराना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी यूनियन मान्य नहीं होती। आप ऐसे घर बैठे कोई यूनियन बना लेंगे तो उसकी कोई मतलब नहीं होता, ठीक। और वो रजिस्ट्री हो जाने के बाद ट्रेड यूनियन की, आपको जो मालिक होता है उससे भी उसकी मान्यता लेनी पड़ती है कि हमने यूनियन बनाई है, आप इसको मान्य करिए। उसको भी एक महीने के अंदर उसको मान्य करना पड़ता है, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है,
श्रमिक कल्याण के अंतर्गत मालिकों द्वारा श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त दी जाने वाली सुविधाएं। अंडर लेबर वेलफेयर द फैसिलिटीज गिवन बाय द ओनर्स टू द वर्कर्स इन एडिशन टू द सैलरी आर। सैलरी के अतिरिक्त, मैंने भी स्टार्टिंग में सुखकर वेजेस बताए थे आपको, ठीक है, जो रियल वेजेस हैं, तो सैलरी के अतिरिक्त जो सैलरी से बढ़ा के देते हैं वो जो वेजेस होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। बीमा या भविष्य निधि, बिल्कुल ये भी सुखकर वेजेस में आता है, ठीक है, या रियल वेजेस में आता है। उच्च प्रशिक्षण या पुस्तकालय, कोई वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसको हायर ट्रेनिंग दे के, अच्छी ट्रेनिंग दे के उसको ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाने का काम भी ओनर्स का होता है। और पुस्तकालय या खेलने की जगह या ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना। तीसरा, बोनस या चिकित्सा सुविधा। बिल्कुल, अब आप तीनों समझ गए होंगे, ये तीनों ही एम्प्लॉयर द्वारा या फिर मालिक द्वारा या फिर किसी ओनर द्वारा अवेलेबल कराई जाती है, जो उसको वेतन दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अतिरिक्त दी जाने वाली सुविधाएं, ये तीनों हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला, श्रम कल्याण कितने पहलू होते हैं? व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर वेलफेयर? देखिए, लेबर वेलफेयर जो होता है, लेबर वेलफेयर 3 भाग में विभाजित होता है, ठीक। 3 भाग में विभाजित होता है किस तरीके से? इसका जो 3 पहलू होते हैं, जो पहला पहलू होता है वो होता है मानवीय आधार, ठीक है, मानवीय आधार यानी कि ह्यूमैनिटेरियन। इसका क्या मतलब होता है कि एक जो लेबर वहाँ काम कर रहा है, ठीक, उसके लिए काम करने की जो जगह है, ठीक है, वो इतनी बुरी ना हो कि एक मानव वहाँ काम ना कर सके, ठीक। उसके काम के जो घंटे हैं वो नियमित हों, एक वो भी तो एक इंसान ही तो है लेबर एक, तो काम के घंटे भी नियमित हों। इसके अलावा उसका अगर परिवार है तो उनके लिए भी बेसिक सुविधाएं तो हों, क्योंकि साइट पर वो सब कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो मानवीय आधार में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा बीमा, भविष्य बीमा और छोटे मोटे नर्सरी या बच्चों के रहने के लिए क्रैचेस बना देते हैं, वो सब भी इसी में आती हैं, ठीक है। तो जो पहला होता है वो होता है मानवीय आधार पर, ठीक। इसके बाद एक दूसरा होता है इसका सामाजिक पहलू, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आपको सामाजिक पहलू क्या होता है। दूसरा होता है सोशल, ठीक है, यानी कि सामाजिक। अब जो सामाजिक पहलू होता है इसका, वो होता है, सामाजिक पहलू का जो काम होता है कि भाई आप एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर और भी लेबर्स होंगे, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन, बोलचाल किस तरीके का है, उसके लिए आपको कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको वहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने के लिए स्किल्स सिखाई जा रही हैं कि नहीं, पढ़ने के लिए पुस्तकालय, क्लब और इस तरीके की जो सुविधाएं होती हैं, जो इंसान अपने कार्य के अलावा जो चीज़ों का यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, उनको खुद को स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी सोशल या सामाजिक सुविधाओं में आती हैं, ठीक। इसमें सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है लेबर्स का, कम्युनिटी का आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तो ये दूसरा होता है सोशल। तीसरा होता है इसके बाद आर्थिक पहलू, ठीक है। आर्थिक पहलू क्या होता है? जब कोई लेबर कहीं काम करता है, ठीक है, तो उसको जो वेतन निर्धारित है वो तो दिया जाता है, वो तो उसका अधिकार है। परंतु क्या होता है, जैसे कोई त्यौहार आ गया, ठीक है, या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, ठीक, या किसी के घर में कोई बहुत बड़ा उपलक्ष्य आया, किसी के घर में शादी आ गई, कुछ आया, तो ऐसे में उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के, कुछ बोनस दे के, ठीक है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक। इसके अलावा जो अच्छा काम करता है उसको उसका रिवॉर्ड या फिर पुरस्कार, इस तरीके की चीज़ें भी दी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई चिकित्सा भत्ता या उसके परिवार के लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ने लिखने की सुविधा, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो आर्थिक पहलू में जाती हैं। तो इसीलिए श्रम कल्याण के 3 पहलू होते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानविक, दूसरा सोशल सामाजिक, तीसरा इकोनॉमिक या आर्थिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को वेतन नियमित रूप से एवं समय पर देने की बात कही गई है? अंडर विच लेबर एक्ट इट हैज़ बीन सेड टू पे वेजेस टू द वर्कर्स रेगुलरली एंड ऑन टाइम, ठीक है। जो श्रमिकों के जो अधिकार हैं उसके अंडर में 4 तरीके के लेबर एक्ट जो मेन है वो आपको पढ़ने हैं। तो उन लेबर एक्ट में किस में ये बात कही गई है कि जो लेबर है उसको उसका वेतन, भत्ता या फिर वेजेस समय से दिए जाएँ, बिल्कुल टाइम पर उसको दे दिए जाएँ, ठीक है। तो ये जो 4 हैं इस तरीके के एक्ट, उसमें पहला है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। दूसरा है न्यूनतम वेतन भुगतान 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट। तीसरा है वेतन भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। और चौथा है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, ठीक है। तो इन 4 में से किसके अंतर्गत ये बात कही गई है जो यहाँ सवाल में पूछी गई है? इसमें कहा गया है कि समय पर वेतन किसी लेबर को रेगुलर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो जो उसका जो सही आंसर है वो है ये वाला, पेमेंट ऑफ वेजेस, ऑप्शन नंबर सी, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि किसी भी कामगार को, किसी भी श्रमिक को उसका वेतन जो निर्धारित समय है उसके अंदर हर हाल में दे देना चाहिए ओनर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया है न्यूनतम वेतन अधिनियम में श्रमिकों को अधिकतम कितने घंटे लगातार कार्य करने का प्रावधान है? अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट देयर इज प्रोविजन टू गेट द वर्कर्स टू वर्क फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कंटिन्यूअसली।
12 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे। देखिए इसका एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल अगर हम बात करें तो सीधा सीधा कहेंगे 9 घंटे। ठीक है, आप एक किसी श्रमिक से लगातार 9 घंटे काम करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं। एक 24 घंटे में ज़्यादा काम नहीं करा सकते, परंतु ये 12 घंटे भी हो जाता है जब आप बीच में रिसेस दे दें। ठीक है, रिसेस दे दें या किसी प्रकार का गैप दे दें। ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए सुस्ताने का समय दे दें, तो इस काम को आप 12 घंटे कर सकते हैं। परंतु लगातार की बात की गई तो आप 9 घंटे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ओवर टाइम होगा इस समय के बाद, अगर आपका लगातार वाला काम है और आप 9 घंटे ज़्यादा काम करा रहे हैं, तो फिर आपको प्रत्येक घंटे के लिए डबल, मतलब जो भी पर यूनिट का आपका जो भी चार्ज होगा उसका दुगना दाम देना पड़ेगा। और अगर 12 घंटे होगा तो उससे ज़्यादा होने पर दुगना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 घंटे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधकों मालिकों द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान की बाध्यता देता है। लेबर एक्ट विच ऑब्लाइजेस टू पे मिनिमम वेजेस टू द वर्कर बाय मैनेजर्स एंड ओनर्स। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। ठीक है, अब जैसा कि इसका नाम है न्यूनतम वेतन भुगतान, तो कौन सा अधिनियम होगा? न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके द्वारा बाध्य किया जाता है, जो ओनर या मैनेजर या मालिक होते हैं वो अपने श्रमिकों को न्यूनतम इतना कम से कम वेतन तो दे ही दें। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य के दौरान किसी श्रमिक की हुई दुर्घटना के कारण मुआवजा देने के लिए सबसे पहले कौन सा अधिनियम स्वीकृत हुआ था? विच एक्ट वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द वर्कर्स गिवन टू एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क? श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, या फिर ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने पीछे दो आपको बता दिया। ठीक, मिनिमम वाला बता दिया, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 बता दिया। अब अगर किसी काम के दौरान एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, जो कि हो भी जाता है कई बार साइट पर, तो उस कंडीशन में जो कौन सा एक्ट है जिसके अधिकार से कोई श्रमिक अपने कुछ अधिकारों को मांग सकता है या कह सकता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो उसका जो होता है वो होता है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसमें यह कहा गया है कि अगर साइट पर किसी श्रमिक को कोई दुर्घटनावश किसी कारण से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो भी एम्प्लॉयर, ओनर या फिर मालिक होगा वो करेगा। अगर वो सरकारी संगठन के अंडर में है तो सरकारी संगठन उसका क्षतिपूर्ति करेगी। परंतु इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यदि वो वर्कर किसी प्रकार के नशे में है, ठीक है, या अपने अधिकारी, जो उनके अधिकारी हैं उनकी बात ना मान के किसी अलग तरीके से काम को पूरा कर रहा है, ठीक है, या फिर उसने कुछ ऐसा काम किया जिसका की परमिशन उस साइट पर नहीं थी और वो उस काम को करने चला गया, ठीक है, तो ऐसे में उसको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी बशर्ते उसकी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु होने पर उसके परिवार को कंपनसेशन दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई चोट लग जाती है तो उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी, अगर वो खुद से ऐसा कुछ करके किसी दुर्घटना का शिकार हुआ। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर है क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ठीक, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है, ठेकेदार द्वारा श्रमिक को पूरा भुगतान ना किए जाने की स्थिति में ठेका श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत भुगतान कौन करेगा? हु विल पे अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इन केस द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट मेक फुल पेमेंट ऑफ द लेबर? परियोजना स्वामी, सरकार, ट्रेड यूनियन या कोई नहीं? देखिए इसका एक बेसिक सा नियम ये बताया गया है कि अगर कभी ठेकेदार पहले क्या करता है, ठेकेदार पहले परियोजना स्वामी से ठेका लेता है, चाहे वो सरकार हो या कोई प्राइवेट ओनर हो, और उसके बाद लेबर्स को रखता है। ठीक है, अब लेबर्स को रखने में क्या होता है, कई बार ठेकेदार अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में लेबर को कम पैसा देता है, ठीक, पर लेबर की न्यूनतम मजदूरी तो निर्धारित है। अगर वो नहीं दिया जाता है और ठेकेदार उसकी शिकायत परियोजना अधिकारी से करता है, तो उस केस में जो पैसा नहीं उसको मिला, जो कट गया, वो पैसा उसको कौन देगा? वो पैसा उसको परियोजना स्वामी देगा। ठीक, परियोजना स्वामी कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल ओनर भी हो सकता है, जो भी कोई होगा। तो परियोजना स्वामी जो भी होगा वो उसको पैसा देगा, और उस पैसे की पूर्ति वो कहाँ से करेगा? जब ठेकेदार को वो परियोजना स्वामी उसका पैसा देगा, हिस्सेदारी देगा, या जो भी मुनाफा होगा वो देगा, उसमें से वो उस पैसे को काट लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है परियोजना स्वामी। ठीक, परियोजना स्वामी कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, लोकल पर प्राइवेट ओनर भी हो सकता है कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, श्रमिक कल्याण के अंतर्गत ठेकेदार के प्रत्येक श्रमिक को कौन कौन सी सुविधाएं देना अनिवार्य होता है? अंडर लेबर वेलफेयर एक्ट विच फैसिलिटीज मैंडेटरी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू गिव टू ईच वर्कर? ठीक, तो प्रत्येक वर्कर को कौन सी सुविधाएं देना मैंडेटरी है लेबर एक्ट के अंडर में? उसमें जो पहली इन्होंने हम ऑप्शन दिया है, 12 वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक श्रमिक को स्थान देना, 12 स्क्वायर मीटर रिसाइड स्पेस फॉर ईच वर्कर। ठीक है, 20 से अधिक श्रमिक होने पर बच्चों के लिए नर्सरी की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर नर्सरी फॉर मोर देन 20 लेबर्स, श्रमिकों को नहाने अन्य प्रसाधन की व्यवस्था देना,
प्रोवाइडिंग बेदिंग एंड अदर टॉयलेटरीज टू अदर वर्कर्स, या उपरोक्त सभी। देखिए अब जो एक्चुअल बात है वो तो इसमें से जितनी भी सुविधाएं हैं ये सारी देना अनिवार्य है, ठीक है। लेबर की कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कि बेसिक रहने की सुविधाएं, बेसिक खाने पीने की सुविधाएं, उसके अलावा अगर परिवार वाला है तो बच्चों को रखने के लिए नर्सरी की सुविधा, इसके अलावा अगर परिवार सहित हैं सारे तो फिर उनको 12 वर्ग मीटर की स्पेस है, इसकी जगह उनको 6 मीटर लंबे और 2.2 मीटर ऊंचे ऐसी झोपड़ी बना के देने का प्रावधान किया गया है कि इतनी हाइट के झोपड़े बना के आपको अलग से स्थान देना पड़ेगा। इसके अलावा भोजन के लिए भी अलग से स्थान बना के देना पड़ेगा। तो ये बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं किसी सोसाइटी में रहने की लेबर्स के लिए, वो बना के एक ठेकेदार को या लेबर वेलफेयर एक्ट के अंडर देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई एक भी आएगा तो आप सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आप अभी भी ग्रुप से जुड़े हैं टेलीग्राम वाले से तो प्लीज़ उससे टेलीग्राम चैनल पे शिफ्ट हो जाएं। हम अब सारे वीडियोस PDF सारे वहीं डाल रहे हैं। गूगल ड्राइव पर भी इसके वीडियो PDF जल्दी मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।